गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ साइंस क्लास नाइन्थ। तो आज से हम लोग क्लास नाइन्थ के साइंस को स्टार्ट करेंगे विथ आर चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम आर बुक एक्सप्लोरेशन, जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक है। एक्सप्लोरेशन नाम है आपकी बुक का, ठीक है। तो उसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो तो एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, जिसमें आपके बुक में जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उसका एक प्रीव्यू दिया हुआ है। तो वो ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, उससे कोई ना कुछ क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, और वो बेसिकली वही सब चीज़ें हैं जो आप आने वाले चैप्टर्स में समझोगे। तो हम उस चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। चैप्टर 1 कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे। चैप्टर 2 है हमारा सेल। तो आज उसका हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, और आज से हमारा साइंस की जर्नी ऑफ क्लास 9 स्टार्ट हो रही है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सेल के बारे में आपने अपने क्लास 8th की बुक में भी पढ़ा था कि सेल क्या होता है, इससे कितने टाइप के सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, सेल ऑर्गेनेलीज कितने टाइप के होते हैं अलग अलग, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन सब के बारे में भी हमने जाना था, पढ़ा था 8th में हमने ऑलरेडी। भूल गए हो तो कोई बात नहीं, और अगर याद है तो वेल एंड गुड। भूल गए हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में फिर से उन सब चीज़ों को एक बार रिकैप करेंगे, और थोड़ा जितना हम 8th में पढ़े थे ना उसका थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म है इसमें। 8th में तो हमने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, और जाना था कि इससे आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट हायर क्लासेस में जानेंगे। तो वो हायर क्लासेस अभी थोड़ी सी आ चुकी हैं और थोड़ी आगे आएंगी। तो इसमें हम लोग जितना बेसिकली अभी तक पढ़े हैं उसका थोड़ा और एक्सपैंडेड वर्जन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि जो साइंटिस्ट हैं हमारे, वो उनका ये मानना था कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो कैसे हुआ। आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल आया होगा ना कि ये लाइफ, फर्स्ट लाइफ जो थी वो कैसे ओरिजिनेट ही होगी। तो अप्रॉक्स साइंटिस्ट का ये मानना है कि अप्रॉक्स 3.5 बिलियन ईयर्स अगो वाटर से, यानी कि पानी से हमारी फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन हुआ था। ऐसा साइंटिस्ट क्यों मानते हैं? तो देखिए, जब अर्थ की जो अभी नॉर्मल कंडीशन है, अभी जैसे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में O2 है, मतलब ऑक्सीजन है, ओजोन लेयर बनी हुई है, हम लोग यूवी रेज से प्रोटेक्टेड रहते हैं, पीने के लिए पानी है, साफ़ हवा है, अच्छा खासा सब कुछ है। लेकिन सालों पहले जब अर्थ स्टार्टिंग में बना था तब ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था, तब ऐसा एटमॉस्फेयर भी नहीं था। तब ना अर्थ का एनवायरनमेंट जो था वो रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग यानी उसमें काफ़ी हार्मफुल गैसेस थी और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था। हार्मफुल गैसेस थी लाइक मीथेन था हमारा, अमोनिया था, हाइड्रोजन वगैरह था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। और आप सोचो बिना ऑक्सीजन के हम लोग सर्वाइव कैसे करते। इसलिए उस टाइम के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं था तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी नहीं थे। बट क्या हुआ, धीरे धीरे करके अर्थ में थोड़ी बहुत चेंजेस हुई, अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन हुआ है ना, और फिर धीरे 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 करके मतलब रेनफॉल हुई, ओशंस बने, फिर कॉन्टिनेंट्स बने, और फिर फर्स्ट लाइफ का भी ओरिजिन हुआ, और फिर उस फर्स्ट लाइफ से एवोल्यूशन होते होते हम लोग भी बने। तो अगर आप सोचो कि जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो आखिर कैसा होगा, क्या वो ऐसे मतलब वो उस रिड्यूसिंग अर्थ की वैसे रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में रहता होगा? तो हाँ, उस टाइम पे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स थे। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं था तो कोई ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में नहीं रहता था। अर्ली अर्थ में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे उस टाइम जो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते थे। हम एज अ ह्यूमंस और एनिमल्स नहीं थे उस टाइम, बट अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उस टाइम पे जो बिना ऑक्सीजन के वैसे आराम से हीट वाले एनवायरनमेंट में रह पाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लो, लद्दाख में एक पुगा वैली करके एक रीजन है, ऐसा करके दिखता है वहाँ पे। ऐसे करके एक वैली है, और वहाँ पे बीच वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है। तो आप क्या देखोगे, मतलब साइंटिस्ट ने क्या देखा है कि इस वैली के यहाँ जो ये हॉट स्प्रिंग है इसके आसपास का जो एरिया है, ये सब यहाँ पे एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है थर्मोफाइल्स। ये बैक्टीरिया आपको और कहीं नहीं दिखेगा, आपको ये हॉट स्प्रिंग्स वाले एरिया के आसपास ही दिखेगा। यानी कि ये जो बैक्टीरिया है ये एक हीट लविंग बैक्टीरिया, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है
वहीं पे ये बैक्टीरिया रहेगा। ये आपके घर में नहीं रह सकता, ये ऐसे मतलब नॉर्मल कंडीशंस में नहीं रह सकते, मुंबई दिल्ली में नहीं रह सकता, ये राजस्थान में नहीं रह सकता। ये सिर्फ वैसे एरियाज़ में रहेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी खासी गर्मी हो। हॉट स्प्रिंग में आप सोचो कितनी गर्मी होती है हॉट स्प्रिंग्स में, तो ये वहीं पे रहता है हमारा थर्मोफाइल्स। इस टाइप का ये दिखता है। जब ग्रुप में आपको थर्मोफाइल्स मिलते हैं तो इस टाइप के थोड़े अच्छे से कलर के दिखते हैं। ये देखो कितने अच्छे से बैक्टीरिया दिख रहे हैं, बट हैं ये बैक्टीरिया ही। अब आप सोचोगे लद्दाख तो एक बहुत ठंडी जगह है, तो ये हीट लविंग बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो कैसे करते हैं। देखो जैसा मैंने बोला, लद्दाख भले ही एक कोल्ड एरिया है, बट वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग पाया जाता है। उन्होंने हॉट स्प्रिंग्स के आसपास क्या देखा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट बहुत है, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ ये थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया भी उधर बहुत है। तो इससे हमें समवॉट ये आइडिया मिलता है कि जो अर्ली अर्थ था उस पर ये जो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था अर्ली अर्थ का, यानी वहाँ पे जो मतलब अर्ली अर्थ पे जो हमारी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तब भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स ज़रूर एग्जिस्ट करते होंगे। जैसे कि थर्मोफाइल्स इतनी गर्मी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उस टाइम भी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म ज़रूर एग्जिस्ट करता होगा। तो साइंटिस्ट आज भी काफ़ी स्टेटमेंट्स और थ्योरीज आती रहती हैं, कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बट अभी तक हमें सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है कि हम लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ था। अभी तक साइंटिस्ट इस पर स्टडी कर रहे हैं, बट आज तक हमें एक प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ था अर्थ। अभी वाइडली एक्सपेक्टेड सबसे ज़्यादा थ्योरी क्या है कि फर्स्ट लाइफ ऑफ ओरिजिन जो था, मतलब पहला लिविंग सेल जो बना था, वो ओशन से आया था, यानी पानी से आया था, स्मॉल वाटर पूल से आया था। और जैसे जैसे एनवायरनमेंट्स चेंज हुई, जैसे जैसे कंडीशंस चेंज हुए, ये सब जो हमारे ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर भी चेंजेस हुए, उसके जो सेल्स थे उसके अंदर भी चेंजेस हुए। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट फ्रॉम बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस लखनऊ, इन्होंने क्या किया था, जैसा मैंने बताया कि इन हॉट स्प्रिंग्स को आसपास उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने पाया कि कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है इस हॉट स्प्रिंग के आसपास। और ये सब जो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, इसने क्या किया, देख जो हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसने क्या किया, इट प्रोटेक्टेड द अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशंस, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines a cell. तो जैसा मैंने बताया, ये थर्मोफाइल्स जो हैं बहुत गर्मी में रह सकते हैं हॉट स्प्रिंग्स के एकदम जस्ट बगल में। साथ ही साथ उन हॉट स्प्रिंग्स के बगल में थर्मोफाइल करके बैक्टीरिया के अलावा कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल भी बहुत पाया गया। और साइंटिस्ट ने जब इसको स्टडी किया तो पाया गया कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये इन सब मॉलिक्यूल्स को हार्मफुल रेडिएशन और इतनी गर्मी से बचा के रखता था, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो इससे हम ये भी मतलब कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मे बी जो सेल्स को प्रोटेक्शन मिलती हो तब के टाइम पे, यानी अर्ली अर्थ के, यानी बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर रहता हो, तब कैल्शियम कार्बोनेट ने कोई रोल प्ले किया हो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि उस टाइम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अगर वैसे टाइप के काफ़ी गर्मी में रह सकता है, मतलब कि वो और चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट मस्ट हैव हेल्प्ड अस इन बिल्डिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। ये एक प्रोटेक्शन की तरह ही तो वर्क कर रहा है वहाँ, मतलब उस स्प्रिंग के आसपास जितने भी सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उसको कैल्शियम कार्बोनेट ने प्रोटेक्ट किया। तो अर्ली अर्थ में भी पॉसिबल है कि कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद हो और उसने उस टाइम पे कुछ मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट किया हो, कुछ लिविंग सेल्स को प्रोटेक्ट किया हो, एक टाइप ऑफ प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन बनाया हो और सेल को प्रोटेक्ट किया हो। आपको पता होगा सेल के पास एक प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन रहती है जो उसको बाहर के हार्मफुल चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलती है। तो साइंटिस्ट अभी मतलब इसको इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि मे बी कैल्शियम कार्बोनेट ने फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन बनाने में उस टाइम पे, यानी अर्ली अर्थ जब था, जब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था अर्थ का, तब हेल्प किया हो, है ना। तो स्टार्टिंग में बस ऐसे टाइप के आपको थोड़ा सा बताया गया था कि
कैसे फर्स्ट लिविंग सेल बना हो सकता है, कैसे हमारा पहला प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बना हो सकता है, साइंटिस्ट किस चीज़ पे बिलीव करते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का हमें दिया हुआ था। आपको ये तो पता होगा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बने होते हैं, और सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल से मेरा क्या मतलब है कि हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल बनाता है, और हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो भी सेल करता है। यानी कि अगर ये सेल ना हो तो ना हमारी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर रहेगा, ना हमारी बॉडी का कोई फंक्शन रहेगा। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और हमारे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो सब डायरेक्टली सेल की वजह से होते हैं, है ना। तो आपको ये पता होगा सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, है ना। तो देखो, सेल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आपकी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है, मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। अगर सेल नहीं है तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लो आपका घर है ना, आपका घर किससे बना हुआ है? ब्रिक्स से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। मान लो अगर आपके पास ब्रिक्स नहीं है तो आपका घर क्या रहेगा? नहीं रहेगा। थिंक ऑफ सेल और ब्रिक्स को एक जैसा। आपके घर में जैसे ब्रिक्स हैं वैसे ही आपके बॉडी में सेल्स हैं, ठीक है। और सेल्स भी बहुत, और डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ यीस्ट होते हैं, एम्यूबा होता है। ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यानी इनकी बॉडी जो है उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, हेंस द नेम यूनिसेलुलर। और वहीं कुछ ऐसे जैसे हम हो गए, बर्ड्स हो गए, फिशेस हो गए, और कुछ प्लांट्स वगैरह हो गए, ये सब बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं, यानी कि ये सब होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर। और जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस एक टिश्यू बनाते हैं, है ना। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू और जिनका सेम फंक्शन रहता है वो सब टिश्यू मिलके एक ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको नेसल पोर्स, नेसल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, ये सब का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब कि कैसे वर्क करते हैं सब कुछ। मैं आपको बताती हूँ थ्रू अ एग्जाम्पल। देखो, ये तो आपको पता चल गया कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल इज़ द बेसिक यूनिट। तो बहुत सारी सेल्स कंबाइन होकर हमारा टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, है ना। इस चीज़ को एकदम अच्छे से याद कर लो, एकदम अच्छे से समझ लो। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप लोग सेल्स की बात करो, बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेल्स, मतलब एक टाइप की सेल से मान लो वो मिल के बनाती है हमारी मसल टिश्यू। एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रही हूँ, ठीक है। अभी आपको इसमें याद करने की कोई चीज़ नहीं है, ये बस समझने के लिए, ठीक है। बहुत सारी सेल्स है, वो मिल के बनाई क्या? हमारी मसल टिश्यू बनाई। मसल टिश्यू मिल के हमारा एक ऑर्गन बनाई, वो ऑर्गन क्या है? हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमारी सेल्स हैं अलग अलग टाइप की, वो क्या बना दी? हमारा मसल टिश्यू बना दी, ठीक है। फिर मसल टिश्यू अलग अलग, मतलब बहुत सारे मसल टिश्यूज मिल के क्या बनाए? हार्ट बना दिए। हार्ट, ब्लड वेसल्स और आर्टरीज, वेन्स वगैरह, हार्ट और हमारे ब्लड वेसल्स और वेन्स और आर्टरीज भी ले लो, ये सब मिलके क्या बना दिए? हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बना दिए। वो ऑर्गन सिस्टम क्या है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे हमारी हार्ट बीट होती है,
हमारे बॉडी का सर्कुलेशन, सब हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है वो हमें कैसे पता चलता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। और ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स मिलकर क्या बना दिए, एक ऑर्गेनिज्म बना दिए, है ना। आई होप आपको इस एग्जांपल से बेटर में समझ में आ गया होगा, मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। सेल, बहुत सारी सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको मसल टिश्यू, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाता है, इस एग्जाम्पल से समझ आया। तो यहाँ पे यही चीज़ दी हुई है आपकी बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं हमारे। क्या है ये, सबसे पहला है कि ये सेल कहाँ से आता है, कि वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम। देखो आपको ये पता होगा कि एक सेल, सबसे पहली सेल कैसे आई ये तो किसी को नहीं पता अभी तक, लेकिन आपके बॉडी में जो सेल्स बनती हैं वो कैसे आई ये ज़रूर पता है। अ न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि ऑलरेडी जो एक सेल है वो एक नई सेल बनाती है। मान लो आपकी बॉडी में एक रेड ब्लड सेल है, ठीक है। तो जब वो सेल जो होती है ना वो डिवाइड करती है, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाती है, फिर वो 2 सेल डिवाइड करके 4 सेल बनाती है ना। तो ऐसे ही सेल डिवीज़न होता है हमारा, जो इसका बेसिक प्रीव्यू आप आगे इस चैप्टर में पढ़ोगे और डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मे बी 10th या 11th में, है ना। बट बेसिक प्रीव्यू सेल डिवीज़न कैसे होता है, एक सेल से दूसरे सेल्स कैसे बनते हैं, ये आपको इसी चैप्टर में आगे में बताया हुआ है। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या दिया है, हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बियॉन्ड द नेकेड आई। देखो अभी पूछ रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है, यानी टेक्नोलॉजी के इन्वेंशंस जो है वो कैसे हमारे वर्ल्ड बियॉन्ड द नेकेड आई, यानी वैसी चीज़ें जो हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिखती, उन सब चीज़ों को देखने में हेल्प किया है। तो ऑब्वियसली यार टेक्नोलॉजीज लाइक माइक्रोस्कोप वगैरह, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब हमें कितना हेल्प किया है उन सब चीज़ों को देखने के लिए जो हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिखता है। तो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप्स वगैरह बहुत हेल्प किया है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज़ द सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो मैंने जैसे बताया कि हमारे बॉडी में जितने भी सब फंक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड है वो सेल की वजह से ही है। तो जब स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सेल की वजह से ही है, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हमारा सेल ही होगा। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कौन फॉर्म करता है, सेल करता है। हमारे बॉडी के सब फंक्शंस जो है, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, ये सब क्या कौन कराता है, सेल्स तो करवाती हैं। देयरफॉर आप कह सकते हो कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ डज अ सेल मल्टीप्लाई। तो सेल मल्टीप्लाई करता है सेल डिवीज़न के थ्रू, यानी सेल डिवीज़न होता है, जो कि मैंने अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कि एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 सेल से 4 सेल बनते हैं। एक सेल जो अपना मतलब नया सेल बनता है वो पुराने सेल से ही बनता है, यानी मान लो एक सेल है तो वो डिवाइड होके 2 सेल बनाता है, फिर ये मर जाता है और ये दोनों डॉटर सेल्स आगे अपना वर्क करते हैं, जो कि ये वाला सेल जो पहले करता था। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा कि हाउ डू यू स्टडी सेल्स, यानी कि भाई हमें कैसे पता चला कि सेल क्या है, हमें कैसे पता चला कि सेल ये है, हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, फंक्शन है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल को के बारे में हम लोग इतना डिटेल में पढ़ कैसे पा रहे हैं। तो देखो आपको ये तो पता होगा कि सेल को हम लोग अपनी नॉर्मल ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते। आपको सेल को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप लगता है, क्योंकि सेल्स बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे हैं क्या बताऊँ। और ह्यूमन आई की भी एक लिमिट होती है, उसको क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं, और वो क्या है 0.1 mm। यानी कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मैं बता देती हूँ क्या है, कि ये एक ऐसी मतलब एक ऐसा पॉइंट है कि जिससे हम ह्यूमंस को 2 अलग अलग चीज़ों को हम लोग सेपरेटली देख पाते हैं। मतलब कि एक ऐसी एबिलिटी है बाय विच वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 नियर बाय ऑब्जेक्ट सेपरेटली। यानी मान लो जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं
तो इनके बीच में आप डिफ्रेंशिएशन तभी कर पाओगे जब अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.1 mm से ज़्यादा है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो रखे हैं उनकी डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस यानी ये 0.1 mm से कम है, तो आप उन दोनों ऑब्जेक्ट को एज अ वन ऑब्जेक्ट ही देखोगे। ठीक है, देखो फिर से समझो। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है हमारा ऑब्जेक्ट नंबर ए, यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है ऑब्जेक्ट नंबर बी। अगर इन दोनों के बीच की डिफरेंस 0.1 mm से ज़्यादा है तब तो आप इन दोनों को एज ऑब्जेक्ट ए एज ऑब्जेक्ट बी देख पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.1 mm से कम है तो आप इन दोनों को एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट ए एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट बी नहीं देखोगे। आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को एज अ वन ऑब्जेक्ट देखोगे। आपको ये दोनों अलग अलग नहीं, एज अ वन ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ जैसे दिखाई देगा। इसी चीज़ को बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और वो क्या है हमारे लिए, ह्यूमन आइज़ के लिए 0.1 mm है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या चीज़ है? द एबिलिटी बाय विच वी ह्यूमन्स कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू नियर बाय ऑब्जेक्ट्स सेपरेटली। अगर कोई भी चीज़ 0.1 mm से छोटी है तो हमें दो अलग अलग, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें 0.1 mm से अगर छोटी हैं वो, तो हमें एज अ वन ऑब्जेक्ट ही वो दिखाई देंगी, वो ब्लर्ड दिखाई देंगी, हमें क्लियरली नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो अब ये तो हमें पता चला कि हम लोग नॉर्मल ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते, हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है हमें ये भी पता चल गया। इसलिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप हमारी जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको बड़ा कर देता है, यानी मैग्नीफाई कर देता है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था 8th क्लास में माइक्रोस्कोप के बारे में कि कैसे माइक्रोस्कोप के क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, उसका क्या क्या काम रहता है। माइक्रोस्कोप के पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई पीस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस के पास हमारा स्पेसिमेन रखा रहता है और आई पीस वो होता है जिससे हम लोग देखते हैं, और ये मैग्नीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एक छोटे से ऑब्जेक्ट को ये बड़ा सा अपीयर कराता है ना। अब देखते हैं कि आपको ये भी मतलब बताया था 8th क्लास में कि रॉबर्ट हुक जो थे इन द ईयर 1665 उन्होंने सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। इन्होंने मतलब सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने एक डेड सेल वॉल्स इन कॉर्क को देखा था। इस टाइप के कुछ सेल्स थे, इस टाइप हेक्सागन टाइप के। उन्होंने इसको बी नेस्ट से कंपेयर किया था, है ना। ये सब आपने 8th में पढ़ा था, तो इस क्लास में आपको उतना डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया है, बस ऐसे ही एज अ लाइन एक एक दो दो लाइन में दिया हुआ है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक थिन स्लाइड ऑफ कॉर्क का यूज़ किया था और माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने इसको स्टडी किया था। उनको क्या दिखा था, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखे थे इनको, ऐसा लाइक कंपार्टमेंट टाइप के दिखे थे, और उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, उन्होंने इसको सेल नाम दिया था। ये बात ध्यान में रखना है कि जो रॉबर्ट हुक सर ने देखा था उन्होंने लिविंग सेल्स नहीं देखा था, उन्होंने डेड सेल्स देखे थे कॉर्क के, है ना। तो यहाँ पे आपको एक माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारा आई पीस है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है, यहाँ पे एक मिरर है जिससे लाइट को हम लोग एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है, यानी कि आप ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको ऊपर नीचे करने के लिए नॉब यहाँ पे है। यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट नॉब है, यहाँ पे ये हैंडल है, ये बेस है, और ये स्टेज है जहाँ पे आप अपने स्पेसिमेन को रखते हो। यहाँ पे आप अपना स्पेसिमेन रखते हो, यहाँ पे आप अपनी आइज़ को रखते हो और यहाँ से आप ऐसे देखते हो, और इस हैंडल का यूज़ करके आप इस लेंस को, ऑब्जेक्टिव लेंस को ऊपर नीचे करके देखते हो। ठीक है, तो यही सब चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि आपने कभी ना कभी देखा होगा माइक्रोस्कोप को आपके स्कूल लैबोरेटरी में, है ना। आई होप आप लोग के स्कूल में बायो लैब होगी, होप क्या होगी ही, तो आप लोग अपने टीचर आपको ले जाती होंगी आपको बायो लैब में, वहाँ पे माइक्रोस्कोप ज़रूर दिखाई होंगी। नहीं दिखाई तो आप लोग अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको वो एक माइक्रोस्कोप दिखाएं, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में देखोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखो, हमने ये जो देखा था ये तो हमारा था एक लाइट माइक्रोस्कोप, एक नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप था ये। बट एक और टाइप का माइक्रोस्कोप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्या करता है, ये जो हमारा नॉर्मल माइक्रोस्कोप है ये लाइट का यूज़ करता है। ये जो मिरर है यहाँ पे हम लोग लाइट को
आती है जिस वजह से हमें यहाँ पे चीज़ें दिखती हैं। इस मिरर पे लाइट रेज आनी चाहिए, तभी हमें यहाँ पे अपना स्टेज पे अपना स्पेसिमेन दिखेगा। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग लाइट बीम का यूज़ करके चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करके चीज़ों को देखा जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है वो लाइट वेव से बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें चीज़ें ना और डिटेल में दिखाई देती हैं। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में दिखाई देती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ये लाइट माइक्रोस्कोप बेटर है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटर है, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वेवलेंथ लाइट वेव से कम है, जिस वजह से हमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर आराम से दिखते हैं, जो कि हमें उस नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिख पाएंगे। और यहाँ पे आपकी एक टेबल भी दी हुई है कि कौन से चीज़ की कितनी साइज़ है, कि एक रॉकेट की साइज़ कितनी हो सकती है, अप्रॉक्स 100 मीटर। एक नीम ट्री, एक रॉकेट हमारा यहाँ आता है, नीम ट्री अप्रॉक्स 10 मीटर तक जाता है, ह्यूमन हाइट 1 मीटर तक, ग्रेट इंडियन बस्टर 1 मीटर तक। एक चिकन एग जो है हमारा है 1 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच में, मतलब 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है हमारा चिकन एग। फिश एग हमारा 1 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है। एक अम्यूबा जो होता है वो 1 mm से भी छोटा होता है। और जितनी हमारी मोस्ट प्लांट और एनिमल सेल्स हैं वो 100 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती हैं। और उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनीज होते हैं, लाइक न्यूक्लियस हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या ज़्यादातर बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारे 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं। सबसे छोटा बैक्टीरिया जो पाया गया है वो हमारा 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा है। जो वायरसेस होते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं, वो 100 नैनोमीटर से भी छोटे हैं। जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं वो हमारे 10 नैनोमीटर से भी छोटे हैं। और ये जो हमारे और जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक एलिमेंट के अंदर, वो हमारे 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो, इससे आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ कितनी छोटी है हमारी, है ना। बताओ 1 किलोमीटर से लेकर कितने दूर दूर तक चीज़ें जाती हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको यहाँ टेबल भी मैंने यहाँ डाल के रखी है कि आपको पता चले क्या होता है। सबसे बड़ा यूनिट क्या है मीटर का, वो टेरामीटर होता है। और सबसे छोटा हमारा फेम्टोमीटर होता है। और यहाँ पे हमारा 1 मीटर है। तो देखो, फेम्टोमीटर, पिकोमीटर, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, फिर किलोमीटर, मेगामीटर, गाइगामीटर, टेरामीटर। ये तो वैसे फिज़िक्स की चीज़ है, बट मैंने तब भी यहाँ पे डाल दिया है कि आपको पता रहे कि कौन सा किससे छोटा है। ये 1 मीटर हमारा, और मतलब 1 मीटर तो हमारा 1 मीटर है। 1 डेसीमीटर हमारा 0.1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर हमारा 0.01 मीटर रहता है ना। तो यहाँ पे ऐसे कन्वर्जन टेबल दी हुई है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ऐसे आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि नैनोमीटर बड़ा होता है कि माइक्रोमीटर होता है कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इनका कन्वर्जन कैसे होता है। ये फिज़िक्स में बहुत काम आती है सब चीज़ें, है ना। तो चलिए, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है आपको माइक्रोस्कोप की समझने के लिए, कि आप ये तो समझ गए कि सेल क्या है, ये भी समझ गए कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ये सब बनता है। आप बेसिक वो समझ गए कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म होता है। आप ये भी समझ गए कि सेल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उनको देखते हैं। लेकिन क्या आपने ये क्वेश्चन सोचा कि हमें कैसे पता चला कि सेल्स के इतने साइज होते हैं? हाउ डिड वी गेट टू नो कि एक न्यूक्लियस जो होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो 10 माइक्रोमीटर से कम होता है? हमें कैसे पता चला कि ज़्यादातर प्लांट और एनिमल सेल्स 100 माइक्रोमीटर से कम होती हैं? आपने सोचा होगा कभी ना कभी, या अभी भी सोच सकते हो कि आखिर ये सेल्स के जो साइज़ हैं वो हम लोग कैसे पता लगाते हैं। तो देखो, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग सेल के अंदर तो देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग सेल के साइज़ का भी पता लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे हमारे एक्टिविटी में क्या दिया है कि हमें कहा है कि सबसे पहले आपको एक ट्रांसपेरेंट रूलर लेना है, यानी एक ट्रांसपेरेंट स्केल लेनी है जिसमें मिलीमीटर की स्केल भी हो। फिर क्या करना है, आपको इस स्केल को आपको माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रख देना है। माइक्रोस्कोप का स्टेज जहाँ पे आपको स्पेसिमेन रखते हो वहाँ पे रख देना है, और फिर आपको फोकस करना है और ऑब्जर्व करना है उस सर्कुलर फील्ड में, यानी आई पीस के थ्रू आपको देखना है कि आपको कितना डायमीटर दिख रहा है। जितना आपको डायमीटर दिख रहा है मिलीमीटर में, उसको आपको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि मान लो, जैसे ये हमारा ये है ना, ठीक है, तो ये हमारा स्टेज है। यहाँ पे आपने अपने स्केल को रख दिया, स्केल जिसमें माइक्रोमीटर का हो। फिर आपको इसको आई पीस को अपने एडजस्ट करना है कि आपको सही से स्केल दिखाई दे। फिर आपको उसके डायमीटर, मतलब यहाँ से देखना है कि कितना डायमीटर आ रहा है, मतलब आपको कितने डायमीटर तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है वो कितनी दिखाई दे रही है आपको। मान लो जैसे कि आपको जो वैल्यू आ रही है वो 5 मिलीमीटर है, तो उस 5 मिलीमीटर को आपको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कैसे करते हैं, ये हमारा मिलीमीटर है, ये हमारा माइक्रोमीटर है। तो यहाँ 10 टू द पावर -3, यहाँ 10 टू द पावर -6, तो -3 का वो आ रहा है, यानी कि 3 0 रहेंगे, यानी 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ दिया भी है 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर, और यहाँ इस टेबल से भी आप आराम से समझ सकते हो। तो 5 × 1000 कर दोगे तो 5000 माइक्रोमीटर हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो अब आपको क्या करना है, आपने ये तो नाप लिया कि 5 mm में आपका कितना माइक्रोमीटर आ रहा है। अब आपको स्केल को हटाना है और एक अनियन पील की स्लाइड रखनी है। याद करिए क्लास 8th में आपको अनियन पील की स्लाइड बनाना सिखाया गया था, है ना। तो वैसे ही करके आपको अनियन पील की स्लाइड बनानी है और उसको माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रखना है। फिर आपको फोकस करना है आई पीस को और काउंट करना है द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू इन वन स्ट्रेट लाइन, यानी कि आपको काउंट करना है कि कितनी सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। जितना डायमीटर है, जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है, उसके डायमीटर के अलॉन्ग आपको कितनी नंबर ऑफ सेल्स दिख रही हैं एक स्ट्रेट लाइन में, उसको काउंट कर लो। और फिर आप एक फार्मूले के थ्रू, इस फार्मूले के थ्रू आप सेल के साइज़ को एस्टिमेट कर लोगे, ठीक है। मान लो आपको जो मतलब आपके जो व्यू फील्ड ऑफ व्यू था उसमें आपको 25 सेल्स दिखाई दे रही हैं अलॉन्ग द डायमीटर इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर आपको क्या करना है, आपको 1 सेल का साइज़ निकाल लेना है। और वो 1 सेल का साइज़ आप कैसे निकालोगे, आपको 5000 को 25 से डिवाइड कर देना है। अब आप पूछोगे 5000 को क्यों डिवाइड करना है, याद करो हमने जो स्केल का यूज़ करके जो हमने डायमीटर को, जो स्केल के डायमीटर मतलब जो डायमीटर का यूज़ करके जो विजिबल फील्ड का हमारा डायमीटर था वो कितना था, 5 मिलीमीटर था। हमने स्केल के हेल्प से मेजर किया था, फिर उसको हमने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया था, तो 5000 आया था ना। और नंबर ऑफ़ सेल्स काउंट की तो वो 25 आ रही हैं, तो आप 5000 डिवाइडेड बाय 25 कर दोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2000 माइक्रोमीटर। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो एक अनियन पील का सेल है उसकी साइज़ कितनी है, 200 माइक्रोमीटर। इसी प्रोसेस का यूज़ करके जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने इन सब चीज़ों का साइज़ एस्टिमेट किया हुआ है। ज़्यादा न्यूक्लियस का, माइटोकॉन्ड्रिया का, वायरसेस का, प्रोटीन्स का, सब का जो साइज़ है ना वो इसी प्रोसेस का यूज़ करके किया गया है। आप चाहो तो अपने स्कूल में भी खुद से अलग अलग चीज़ों का आप खुद से ट्राई आउट कर सकते हो कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना आ रहा है, एक सेल का साइज़ कितना आ रहा है। मे बी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप इतना डिटेल में नहीं देख पाओगे, बट एटलीस्ट एक सेल का नॉर्मल अनियन पील सेल, एक सेल का साइज़ तो आप आराम से ये ट्राई आउट कर सकते हो, है ना। साइंटिस्ट भी इसी प्रोसेस का यूज़ करके इन सब चीज़ों को ओवर द ईयर्स, ये सब इसी प्रोसेस का यूज़ करके चीज़ों के, सेल्स के और ऑर्गेनिजम्स के साइज़ को एस्टिमेट करते आ रहे हैं। यहाँ पे हमें एक फ़ोटो दी हुई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू एक कोलोसिया लीफ के लोअर सरफेस को देखा गया है। तो उसमें देखिए कितने आराम से हमें स्टोमेटा पोर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये रहा स्टोमेटा, ये रहा स्टोमेटा, है ना। आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देंगी।
आपको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही इतनी डिटेल में चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, आई होप अभी तक का सब क्लियर है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है यहाँ तक। अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो बस आपकी एक्टिविटीज़ थी जो आपको चीज़ों को, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिया हुआ है। मेन चीज़ तो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इससे पहले जो भी था वो तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था हमारे, कि हमें पता चले कि सेल्स क्या होती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, और सेल्स के साइजेस क्या हैं, उसका एस्टिमेट कैसे लगाया गया है। मेन चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल यहाँ से बिगिन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब। ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिससे हम लोग अपने मेन चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।